लेकिन दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने काम का अंजाम देता है तो एक षड्यंत्र उससे पहले जरूर बना लेता है और कभी कभी इंसान अपने षड्यंत्र में बिल्कुल सफल भी हो जाता है। लेकिन इसके मात्र एक ही कारण होता है कि पुलिस कभी उस केस को सीरियस तरीके से लेता ही नहीं है और जिसके कारण है कि अपराधी का मनोबल और भी आगे बढ़ जाता है। आज जो कहानी आपको सुनाने वाला है, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण से इस केस का खुलासा करने में लगभग 8 महीनों का समय लग जाता है। पर 8 महीने बाद जब इस केस का पुलिस खुलासा करती है, असलियत जब लोगों के सामने आती है, तो लोग हर एक व्यक्ति एक ही बात कहते थे कि काश अगर पुलिस ने इस केस को सीरियस तरीके से उसी समय लिया होता तो आज शायद अपराधी कब के सलाखों के पीछे पहुंच गए होते। तो वाकई में जो आज की जो कहानी है दोस्तों, ये आपको भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, और इसी गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत एक थाना आता है बिशरत, और बिशरत थाने अंतर्गत के एक गांव आता है चिपियानू। बात मैं कर रहा हूं 28 जनवरी 2023 की सुबह सुबह का। दरअसल चिपियाना गांव के तालाब में एक व्यक्ति की डेड बॉडी गांव वालों को मिल जाता है। गांव वाले जैसे इस लाश को देखते हैं, इसकी खबर पुलिस को देते हैं। इधर पुलिस को जैसे जानकारी मिलती है, पुलिस भी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को तालाब से बाहर निकाल लेती है। दरअसल उस व्यक्ति की कई महीने पहले ही मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसका डेड बॉडी बुरी तरीके से गल चुका था, फूल चुका था। केवल उसके कंकाल ही बचे हुए थे और उसके शरीर पे जो कपड़े हुए थे वो बेल्ट था और जूता था। इन सबको बाहर निकालती है जब पुलिस, और सबसे पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने जैसे सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जब तक ये मरने वाले व्यक्ति का पहचान ना हो जाता, शिनाख्त नहीं हो जाती, पुलिस इस केस में आगे नहीं बढ़ सकती थी। और इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी पे जो भी निशानियां मिला था उन सबको अखबारों के माध्यम से इश्तिहार देती है और साथ ही साथ एरिया के तमाम थाना में भी उसको खबर देती है। लेकिन जैसे ही एक सप्ताह का समय बीत जाता है, 5 फरवरी 2023 को एक व्यक्ति थाने में जाता है और पुलिस वालों को कहता है कि साहब, एक लड़का है जिसका नाम है रंजीत कनौजिया। रंजीत, जिसकी उम्र है लगभग 25-26 साल के आसपास, जो हैबापुर के रहने वाला है। व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रंजीत लगभग 8 महीनों से लापता है। व्यक्ति जैसे इस तरह की कहानी कहती है, पुलिस वाले उस व्यक्ति के कहने पे रंजीत के घर वालों को खबर देता है। इधर रंजीत के घर में जैसे उसके बड़े भाई गुड्डू को पता चलता है, गुड्डू थाने में जाता है और उस डेड बॉडी के बारे में पुलिस वालों से पूछताछ करता है। तभी पुलिस बताती है उस डेड बॉडी के तमाम सामानों को गुड्डू को दिखाता है, और गुड्डू जब उस कपड़े, जूते और बेल्ट को देखता है तो देख करके पहचान जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ सर, ये सारी सामान मेरे छोटे भाई रंजीत की है। गुड्डू पुलिस वालों से कहता है कि साहब, वैसे तो हम हरदोई के रहने वाले हैं, लेकिन हमारा छोटा भाई रंजीत हैबतपुर में कपड़ों के प्रेस करने का काम किया करता था। दरअसल 13 जून 2022 को अचानक कहीं गायब हो गया। उसके बाद से मैं थाने में जाकर के अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवाना चाहा, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं दर्ज की। उसके बाद से मेरा पूरा परिवार रंजीत की हर जगह पे तलाश की, खोज की, लेकिन रंजीत का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाया। जब मेरा पूरा परिवार पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव दिया, तब जाकर के दबाव में आकर के आखिरकार 5 महीनों के बाद 24 नवंबर 2022 को रंजीत का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने मेरे भाई की तलाश ही नहीं की। आखिरकार 8 महीने बाद जब गुड्डू अपने भाई का शिनाख्त कर लेता है, पहचान कर लेता है, तो पुलिस गुड्डू के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की छानबीन को आगे करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले रंजीत के मोबाइल नंबर का CDR निकलवाती है। CDR को जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे रंजीत ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी नेहा दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। नेहा, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास, जो गाजियाबाद का बंघौरा के रहने वाली है। पुलिस जब इसी CDR के आधार पे नेहा के घर पे पहुंच जाती है। पुलिस अब नेहा के पिता का नाम है बाबूराम, माँ के नाम है मीना देवी, नेहा का एक भाई भी है शुभम कुमार। पुलिस जब नेहा के घर पे पहुंचती है तो नेहा से रंजीत के बारे में पूछताछ करती है।
नेहा कहती है कि हाँ सर, 13 जून 2022 को रंजीत हमारे घर पे कपड़े देने के लिए आया तो था, लेकिन वो बता रहा था कि उसके पापा की मौत हो चुकी है, जिसके कारण वो घर जा रहा है, और उसके बाद से रंजीत कभी वापस ही नहीं आया। नेहा जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस अपने टीम के साथ थाने में आ जाती है और इस पूरे बात की जानकारी रंजीत के भाई गुड्डू से देती है। नेहा की इस पूरे स्टेटमेंट जब गुड्डू से बताती है पुलिस वालों, तब पुलिस वालों से गुड्डू कहता है कि साहब नेहा सब कुछ झूठ कह रही है। दरअसल रंजीत और नेहा का पिछले 8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नेहा सबसे बड़ी झूठ यह कह रही है कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन मेरे पापा आज भी जीवित हैं। गुड्डू जब इस तरह की बात जिंदा होने की बात सबूत पुलिस वालों को देता है, तो पुलिस को अब नेहा के ऊपर गहरा शक हो जाता है, और इसी शक के आधार पर पुलिस फिर से नेहा के घर पे पुनः पहुंचती है और नेहा को अपने कस्टडी में लेकर थाने में आ जाती है, और फिर नेहा से रंजीत की हत्या के बारे में सख्ती से दबाव देकर के पूछती है। पुलिस जैसे सख्ती दबाव दिखाना शुरू करती है, वैसे ही नेहा भी अब टूट जाती है और अपनी सच्चाई को कबूल कर लेती है। लेकिन नेहा जब इस पूरे हत्या की कहानी को बताती है, तो पुलिस नेहा के ही तहरीर पे और 4 लोगों को अपने कस्टडी में लेकर के आती है। दरअसल यह कहानी की जो शुरुआत थी वो 8 साल पहले थी। रंजीत एक नौकरी की तलाश में हैबतपुर में पहुंचता है। हैबतपुर में जाकर के वो कपड़े पे प्रेस करने का काम शुरू करता है। एक दिन जब वो कपड़े लेकर के एक फ्लैट में लिफ्ट के माध्यम से वो जा रहा था, तो उसी लिफ्ट में रंजीत को एक नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है। रंजीत उस नंबर पे फोन करता है। रंजीत जब उस नंबर पे फोन करता है, तो वो नंबर नेहा दुबे उठाती है। वो कॉल रॉन्ग नंबर से बातचीत होना शुरू हो जाता है, और बातचीत करते करते नेहा और रंजीत के बीच में पहले दोस्ती हो जाती है, फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। नेहा और रंजीत के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उस वक्त रंजीत की उम्र लगभग 18 साल थी, तो नेहा की उम्र लगभग 16 साल के आसपास रही। नेहा और रंजीत के बीच में जब पूरा प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। दोनों का जब एक दूसरे से मुलाकात होता है, दोनों के बीच में संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। जब भी एक दूसरे से मुलाकात ये दोनों करते थे, दोनों के बीच में जब शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है, एक दिन रंजीत उस पल का कुछ फोटो और वीडियोज अपने मोबाइल के अंदर कैप्चर कर लेता है। रंजीत और नेहा के प्यार का परवान जब चढ़ता है, दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन दोनों सही समय का इंतजार करने लगते हैं कि जब सही समय आएगा दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन दोनों के प्यार का लगभग 8 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन 8 साल का समय जैसे ही गुजरता है, एक दिन नेहा रंजीत से शादी करने के लिए अपने घर वालों से बातचीत करती है। लेकिन नेहा जब रंजीत के बारे में अपने घर वाले से कहती है, रंजीत के बारे में सुन करके नेहा के घर वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। शादी के खिलाफ होने के बाद 2 ही वजह थी इसके कारण, कि रंजीत दूसरी जाति बिरादरी का था, दूसरे कास्ट समुदाय से था, और दूसरा काम वो कपड़े पर प्रेस करने का किया करता था। इसीलिए नेहा के घर वाले इस शादी का मंजूरी नहीं देते। हालांकि नेहा रंजीत से शादी करने के लिए काफी दबाव डालती है अपने घर वालों पे, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी नेहा के घर परिवार वाले इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिरकार थक करके नेहा भी अपने घर वालों के सामने घुटने टेक देती है, और फिर एक दिन रंजीत के नंबर पे कॉल करके उसे कह देती है कि तुम मुझे भूल जाओ अब, क्योंकि हम दोनों की शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती। पर नेहा जैसे इस तरह की बातें रंजीत से कहती है, रंजीत नेहा की बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होता। दरअसल रंजीत नेहा से बेपनाह मोहब्बत जो करने लगा था। रंजीत बार बार नेहा के घर पे जाता है और उसके घर पे और परिवार वालों से नेहा के शादी करने के लिए झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है। लाख झगड़े तकरार करने के बावजूद भी नेहा के घर वाले इस शादी का मंजूरी रंजीत को कभी नहीं देते। इधर रंजीत को जब पूरा यकीन ये हो जाता है कि अब नेहा के घर वाले उसकी शादी अब नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे, तो रंजीत एक दिन गुस्से में आ जाता है और उस तमाम फोटोज और वीडियोज को नेहा के भाई शुभम के मोबाइल नंबर पे भेज देता है। अब शुभम को जैसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने नेहा की शादी मुझसे नहीं करवाया तो मैं यह तमाम फोटो और वीडियोज सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा। जैसे इस तरह की कहानी और धमकी देता है वो और शुभम को, और वो फोटो और वीडियो नेहा के पूरे परिवार वाले देखते हैं, तो देख करके हर किसी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। नेहा के घर परिवार वाले यह सोच करके डर जाते हैं कि अगर वाकई में रंजीत ने यह कदम उठाया, इस फोटो और वीडियोज को सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो समाज में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। यही लिए जल्दबाजी में इसीलिए वो एक निर्णय लेते हैं
और इससे पहले कि रंजीत उस फोटोज और वीडियोज को सोशल मीडिया पे डालता, वायरल करता, नेहा के घर वाले हमेशा के लिए इस दुनिया से तय कर देते हटाने का। और इस रंजीत को इस दुनिया से हटाने का जो एक षड्यंत्र बनाते हैं, एक प्लान बना लेते हैं और इसी षड्यंत्र के बारे में नेहा से भी कहते हैं। लेकिन नेहा इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होती है। लेकिन जब वो फोटो और वीडियोज नेहा को दिखाते हैं, नेहा जब उस फोटोज और वीडियोज को देखती है, इस कदर से रंजीत से गुस्सा में आ जाती है कि रंजीत को इस दुनिया से हटाने के जो प्लान थे षड्यंत्र में, वो भी शामिल हो जाती है। और इसी षड्यंत्र के तहत 13 जून 2022 को रात्रि के समय नेहा रंजीत के नंबर पे कॉल करती है और उससे कहती है कि हमारे घर पर परिवार वाले हमारे शादी की मंजूरी दे दी है, तुम बेहतर है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, वो तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। अपने घर पे बुलाने की जो बात कहती है रंजीत से, रंजीत भी नेहा के घर जाने के लिए उतावला हो जाता है और नेहा के घर रात्रि के समय जब नेहा के घर पे वो जाता है, उससे पहले ही काफी मात्रा में शराब भी पी लेता है। नेहा के जब घर पे वो पहुंचता है तो उस वक्त नेहा के मामा मनीष भी उसके घर पे मौजूद होते हैं। जैसे नेहा के मामा मौजूद होते हैं और सारे मिलकर के ये रंजीत को धर दबोचते हैं और नेहा के पिता राम बाबू रंजीत का दोनों पैर पकड़ लेता है। नेहा के मामा मनीष उसका दोनों हाथ पकड़ लेता है और शुभम रंजीत का गला दबा देता है, जिसके कारण रंजीत की वहीं पे मौत हो जाती है। अब उसके बाद से रंजीत की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए और काफी रात्रि समय का इंतजार करने लगते हैं। जैसे कुछ रात और हो जाती है, सड़क सुनसान हो जाता है, सड़क पे कोई नहीं होता है, तो शुभम अपना बाइक निकालता है और उसी बाइक पे शुभम और उसके मामा मिलकर के रंजीत की डेड बॉडी को एक बोरे में रख करके बीच में रखते हैं और इस तरीके से लेकर के जाते हैं तो कोई व्यक्ति लगेगा कि उसे बाइक पे कुछ ऐसे सामान ले जा रहा है। फिर रंजीत की डेड बॉडी को लेकर के चिपियाना गांव जाते हैं और चिपियाना गांव के तालाब में ही उसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों आपस अपने घर चले आते हैं। वाकई में नेहा जब पूरी कहानी को पुलिस वालों से कहती है, पुलिस नेहा के ही तहरीर पे उसके माता पिता, मामा मनीष और उसका भाई शुभम, इन चारों को भी अपने कस्टडी में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन पांचों को अपने कस्टडी में लेकर के इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। पर पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को पता चलता है, तो हर व्यक्ति के अंदर एक ही जवाब था, एक ही सवाल था कि काश अगर पुलिस ने उसी समय सीरियस तरीके से ले लिया होता तो शायद ये अपराधी 8 महीने पहले ही जेल के अंदर होते। दोस्तों, इस पूरे कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें। तब तक